हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। आज हम लोग बात करेंगे पर्सनल लोन क्रेडिट कार्ड के बारे में। अगर आप पर्सनल लोन क्रेडिट कार्ड भी नहीं देते हो तो अब आपके साथ परेशानी थोड़ी सी बढ़ने वाली है। अगर आप पर्सनल लोन का पेमेंट नहीं करते, अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं करते, तो सेक्शन 138(25) तो पहले से भी एक समस्या थी जहाँ पे आपको कोर्ट जाना पड़ता था और कोर्ट में जाके इन समस्याओं को लड़ना पड़ता था, अपने बिल कराने पड़ते थे, बहुत सारी समस्याएं थी। पर आपके सामने 2024 में एक और समस्या आ गया है आर्बिट्रेशन के रूप में। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि देखिए जो कितने भी लोग जो क्रेडिट कार्ड रखते हैं उनके मन में डर नहीं होता। उनको लगता है ना मेरा ईसीएस मैंडेड है, ना हमने चेक देख रखा है, क्या ही हो सकता है। पर अगर आपने ऐसा कोई भी चीज़ कर रखा है तो आपके लिए थोड़ी समस्या बढ़ने वाली है। आर्बिट्रेशन प्रोसेस अब थोड़ा सा सख्त हो चुका है। आर्बिट्रेशन प्रोसेस में मेरे क्लाइंट हैं, उनकी घर की जो भी संपत्ति थी वो सभी चीज़ों को जब्त कर लिया गया। जैसे कि टीवी हुआ, फ्रिज हुआ, सोफ़ा हुआ, उनके बाइक को जब्त किया गया, एसी को जब्त किया गया। मतलब घर में जितने भी सामान थे इक्विवेलेंट ऑफ लोन, वो सभी चीज़ों को जब्त कर लिया गया। तो अब सवाल आता है कि क्या बैंक एनबीएफसी कंपनी को ये अधिकार है कि आपके संपत्ति को जब्त कर सकता है, वो भी अनसिक्योर लोन में। तो आज के वीडियो में हम अनसिक्योर लोन के बारे में बताएंगे, क्योंकि देखिए अनसिक्योर लोन के बारे में ज़्यादातर यही बातें चलती है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो सेटलमेंट हो जाएगा। पर सेटलमेंट प्रोसीजर जब होता है और जब आर्बिट्रेशन प्रोसेस होता है, दोनों में फ़र्क क्या होता है? आखिर कब किसी को समझौता किया जाता है और कब किसी की संपत्ति को नीलाम कर लिया जाता है? इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके काम की है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखिए कोई भी चीज़ हम लोग सिक्योर लोन ले रहे हैं, अनसिक्योर लोन ले रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि कोई भी बैंक आपको जो पैसा दे रहा है, इसके लिए वो रिकवरी करेगा, इसके लिए वो सख्त होगा और आपको इसके लिए तैयार होना है। हम लोग के मन में ज़्यादातर चला रहता है कि सर अनसिक्योर लोन है, बैंक क्या कर लेगा। और सच बोले तो हम लोग बहुत ज़्यादा लापरवाह भी होते हैं अनसिक्योर लोन के मामले में। अभी देखिए होता क्या है कि जब आप पैसे नहीं दे पाते तो उसके बाद ज़्यादातर, और क्रेडिट कार्ड में तो ये चीज़ अक्सर देखा जाता है, क्योंकि आपके पास कोई चेक नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो बैंक आपसे पैसे मांगेगा कैसे। तो वो आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजता है, जो आपके लिए नियुक्त किया जाता है, सोल आर्बिट्रेटर नियुक्त किया जाता है। हमारे देश में सबसे पहले समझिए कि सोल आर्बिट्रेटर नाम का कोई भी जज नहीं है। ये कौन होते हैं? ये रिटायर्ड जज होते हैं, गस्टेड ऑफिसर होते हैं, जिसको बैंक ने पे रोल पे रखा हुआ है। ये आपके पास नोटिस भेजते हैं और इनका काम क्या होता है? दोनों के बीच में समझौता करना, मध्यस्थता करना। पर जैसे ही किसी के पास आर्बिट्रेशन के नोटिस को भेजा जाता है, एक बार जाता है, दो बार जाता है, लोग इसको लगातार इग्नोर करते हैं और इस पे अवार्ड पास कर दिया जाता है इस बात को लेकर कि हमने कस्टमर से संपर्क करने की कोशिश की थी, पर कस्टमर हमसे संपर्क करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं ले रहा, जिसके कारण अवार्ड पास कर दिया जाता है और उसके बाद आपके संपत्ति को अटैच कर लिया जाता है। अब सवाल आता है कि सर इसमें से कौन कौन सी संपत्ति को अटैच किया जाता है और किस संपत्ति को अटैच नहीं किया जा सकता। देखिए इसमें ज़्यादातर जो संपत्ति अटैच किए जाते हैं वो चल संपत्ति होती है। कार, मोटरसाइकिल, टीवी, फ्रिज, सोफ़ा, पलंग, इस तरह की चीज़ें जिसको नीलाम करके उसके वैल्यूएशन का पैसा रिकवर किया जाता है। अगर मान लीजिए आपके कार पे और कहीं लोन चल रहा है तो उसको अटैच नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो किसी और की संपत्ति है। तो जो संपत्ति अभी ऑलरेडी किसी और की है उसको किसी और चीज़ के लिए अटैच नहीं किया जा सकता। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं इसको अटैच किया जाता है। अब सवाल आता है कि सर अगर मान लीजिए इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो हम इसको कैसे रोक लें। सबसे पहले तो आपके पास सिक्योर लोन हो, अनसिक्योर लोन हो, पर्सनल लोन हो, क्रेडिट कार्ड, इसको ध्यान से समझिए। क्योंकि देखिए पर्सनल लोन में क्या होता है कि आपके पास चेक दिया रहता है, जिसको आपको नहीं पेमेंट कर पाते तो आपके खिलाफ 138 का मुकदमा होता है, जहाँ पे आपको बेल लेकर आगे कार्रवाई करनी पड़ती है। पर क्रेडिट कार्ड में जब ऐसा नहीं हो पाता तो आर्बिट्रेशन का प्रोसेस होता है। देखिए आर्बिट्रेशन के प्रोसेस में आप जाइए, अगर आप नहीं जा रहे तो ऑब्जेक्शन क्रिएट कीजिए। आप ऑब्जेक्शन कैसे कर सकते हो? यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या होती है ऑब्जेक्शन को करने में। ऑब्जेक्शन में ज़्यादातर क्या लोग करते हैं कि जब उनके पास नोटिस आता है वो मेल कर देते हैं कि सर हमारे पास ये प्रॉब्लम है, बैंक के पास पैसे नहीं है, बैंक ने बहुत दूर किया है। आप हर चीज़ के लिए सही है, पर आप उनको ऑब्जेक्शन कीजिए। ऑब्जेक्शन के लिए क्या कर सकते हो? जो आपके नज़दीक में वकील है वहाँ पे चले जाइएगा, उनसे ऑब्जेक्शन लेटर टाइप करवाइएगा। ऑब्जेक्शन लेटर में क्या होता है इसको पहले अच्छे से समझिए। ऑब्जेक्शन लेटर ये होता है कि सर जो आपके द्वारा नियुक्त किया गया सोल आर्बिट्रेटर है, इसने जो आज तक जो भी प्रक्रिया की है, 100 किए होंगे, 50 किए होंगे, 1000 किए होंगे, इसमें से क्या आप आपको बता सकते हो इन्होंने कितने बैंक के खिलाफ किए हैं, कितने बैंक के हित में किए हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे इन्होंने बैंक के हित में किए होंगे।
तो जो आर्बिट्रेटर आपने नियुक्त किया गया है वो मेरे हित में बात नहीं करेगा, और इसकी जो तनख्वाह है ये बैंक द्वारा दिया जाता है। जब इसके लिए, क्योंकि मुझे कहीं से भरोसा नहीं है कि जो ये आर्बिट्रेशन का प्रोसेस होगा कई तरह से एक पक्षीय होगा, तो हम अपने तरफ से आर्बिट्रेशन के लिए खुद का आर्बिट्रेटर रखना चाहते हैं, और इसकी पूरी मंजूरी होती है। आप अपना आर्बिट्रेटर खुद भी रख सकते हो। जो आप इस ऑब्जेक्शन को डालते हो तो कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी इसको एग्री नहीं करता। उसके बाद क्या होता है, आर्बिट्रेशन के प्रोसेस को ख़त्म किया जाता है और ये पूरा मामला कोर्ट में चला जाता है। जैसे ही आपका मामला कोर्ट में जाता है तो ये कहीं ना कहीं सेटलमेंट प्रोसीजर पे जाता है और समझौता आपके हित में होता है। पर सबसे बड़ी लोग गलती क्या करते हैं, ऐसे नोटिस को इग्नोर कर देते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी लोन लेते हो तो 3 तरह के नोटिस को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। सबसे पहला नोटिस, सेक्शन 138 का नोटिस को आप इग्नोर ना करें। दूसरा, सरफेसी एक्ट का अगर आपको नोटिस आता है तो इग्नोर ना करें, और कभी भी आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है तो इग्नोर ना करें। सबसे पहले ही आप आर्बिट्रेशन के प्रोसेस में जाइए, अपनी बातों को रखिए। अगर आप आर्बिट्रेशन के प्रोसेस को भी अटेंड करें तो कम से कम यहाँ पे बैंक आप पे ये क्लेम नहीं कर सकता कि आप उन्हें जवाब नहीं दे रहे थे, आप आर्बिट्रेशन के प्रोसेस को अटेंड नहीं कर रहे थे। देखिए आर्बिट्रेटर के पास पावर कितने होते हैं। आर्बिट्रेटर आपके प्रॉपर्टी का कुछ नहीं कर सकता, पर जो आपकी संपत्ति है, टीवी, फ्रिज, इसको अटैच कर सकता है। आप प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब में हो तो आपकी सैलरी का आधा हिस्सा कटवा सकता है। इसके लिए आपके एम्प्लॉयर कोई भी सवाल नहीं कर सकते। उनका राइट है कि आपकी तनख्वाह का आधा भाग वो एज ए EMI अपने पास कटवा के मंगवा सकते हैं। तो कभी भी अगर आपके पास कोई भी आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है तो इसको हल्के में ना लें, तुरंत से किसी भी के पास जाइए, एडवाइस लीजिए, इसके बारे में जानिए। देखिए, कभी भी आप बैंकिंग प्रोसेस में आते हो, आपके पास कोई भी समस्या होता है तो खुद से उसका इलाज मत कीजिए, खुद से इग्नोर मत कीजिए। आप उसको सही गाइडेंस में सही चीज़ समझिए, उसके बारे में जानकारी लीजिए। अगर आपको जानकारी नहीं है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, अपने लोन के बारे में जान सकते हैं। भले आपके पास सेक्शन 138 का, 25A का, सरफेसी एक्ट का, रिकॉल नोटिस, बैंक से द्वारा किसी भी चीज़ का नोटिस अगर आपको जारी किया जाता है, आपको नहीं समझ में आता है, आप तुरंत एडवाइस लीजिए। आप एडवाइस लेते हो, उसके बाद आपको समझ में आता है, आपको सब कुछ समझ में आता है कि आपको आगे प्रक्रिया क्या करना है, जिससे आप आर्बिट्रेशन का, सरफेसी एक्ट का जवाब दे पाओगे। और इसकी पूरी प्रक्रिया को अगर आप जानते हो, समझते हो, तो बैंक आपके घर से एक माचिस का डिब्बी भी नहीं उठा के ले जा सकता। घर का सामान तो ले जाने की बात बहुत दूर की होती है। इसके अलावा आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो, संदेह हो, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हो, न्यू नंबर आ रहा होगा, उस पर व्हाट्सअप कीजिएगा, टाइम मिलेगा बात कर पाओगे। जय हिंद, वंदे मातरम।